अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पास्ट पेपर की डिस्कशन के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। मेरा नाम यासिर करीम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हूँ इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। तो ये 2015 का पेपर है। इट्स गिवन द टॉप। 2015 में जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हुआ था और उससे रिलेटेड पेपर है ये। मैं पहले ही 6 ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करूँगा, वो डाटा से रिलेटेड हैं। आईएलओ कब बनी और ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं एंड सो ऑन ये बुक्स। ये अगर आपको पास पेपर चाहिए हो तो आप मेरे से, मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से मंगवा सकते हैं पास्ट पेपर्स। तो यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं जो डिस्कशनेबल क्वेश्चंस हैं ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मैं ये पेपर 2 वीडियोस में डिस्कस करूँगा। 1 से लेकर 50 तक एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं सिलेक्टेड, वो मैं आज अभी इस लेक्चर के दौरान मैं डिस्कस कर लूँगा उनकी रीजनिंग। और इसकी एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें 50 से लेकर 100 तक के जो कॉम्प्लिकेटेड कोई एमसीक्यू हैं वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर ये डेट्स ईयर्स और ये चीज़ें आ जाती हैं ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जो चीज़ डिस्कशन करने वाली है वो हम करेंगे। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ करेक्टराइज्ड बाय को एग्जिस्टेंस ऑफ, ये 7th एमसीक्यू है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों काम कर रहे होते हैं, आउटपुट, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी। सो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आंसर बी, ये ठीक है। यहाँ लगा भी ठीक हुआ है। मैं अगर आपको फाइल शेयर करूँगा तो वहाँ पर भी ऐसे ही आपको मिल जाएगा टिक। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज, किस चीज़ का, किसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है डिमांड में? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नो। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, नो। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न और डिक्रीज इन द डिमांड। अब यहाँ पर आंसर नहीं लगा हुआ। देखिए कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइस। अगर ये डिमांड कर्व है ना, तो ये जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी ना, अप या डाउन, ये बिकॉज ऑफ प्राइस होगी। सो जो कमोडिटी आप डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये आप एक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो नहीं सकता, ये शिफ्टिंग फैक्टर है, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी अदर फैक्टर है, ठीक है जी। अदर फैक्टर शिफ्टिंग फैक्टर होता है, तो ये भी शिफ्टिंग फैक्टर, ये भी शिफ्टिंग फैक्टर। तो आपके पास डिक्रीज इन डिमांड, ये तो शिफ्ट हो गया ना, डिमांड शिफ्ट हो गई। तो याद रखें चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, ये प्राइस की वजह से होता है। चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से, तो ये भी शिफ्टिंग है। सो आपका जो आंसर बनता है वो सी है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न। तो सी आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी। याद रखें, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ और मैं अगेन अगेन बताता रहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन देगा, या वो इनकम इलास्टिसिटी का देगा, या वो दोनों का देगा। सो ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो भी से रिलेटेड मौजूद है, तो आप देखिएगा। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जाहिर सी बात है जब वाई इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड तो नहीं आप परचेज करते ना, इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिमांड फॉल कर जाती है। सो जो रिलेशनशिप है वो इलास्टिसिटी है, नेगेटिव। ठीक है जी, इस बात को दोबारा सुन लीजिएगा। सो जो नेक्स्ट एमसीक्यू मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नंबर है जी 12, ठीक है जी, क्योंकि मैं सिलेक्टेड करने हैं अ सिचुएशन इन विच वी आर फोर्स टू चूज अमंग अल्टरनेटिव। ठीक है, अब जब अल्टरनेटिव की बात आती है, जब आपको चूज करना पड़ जाए तो इसका मतलब स्कार्सिटी होती है। तो ये है जी आपके पास रॉबिन्स की डेफिनेशन है, इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज व्हेन इट रेजेज इट्स प्राइस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज। अब ये बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के ज़रिए। तो अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, ये है जी क्वेश्चन नंबर 12। अ सिचुएशन इन विच वी आर फोर्स टू चूज अमंग अल्टरनेटिव, ये तो सॉरी मैंने करवा लिया था 13। If total revenue of a firm increases when it raises its price, the demand for the product is। देखें जी, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है जब प्राइस इंक्रीज हो रही है।
ठीक है जी। तो टेबल पे आ जाते हैं, प्राइस इंक्रीज़ करें जी 10 से 20, 100% राइज़ किया है, क्वांटिटी फॉल हुई है लेकिन थोड़ी हुई है, इसी सूरत में आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि जब प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक, तभी ये सिचुएशन होती है। और जब ये सिचुएशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है इन इलास्टिक डिमांड है, तब भी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ इन द प्राइस। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14 है द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अनरिलेटेड गुड। देखें, क्रॉस इलास्टिसिटी किस चीज़ की? अनरिलेटेड गुड की। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ प्राइस से, फॉर एग्जांपल मैं टोमेटो की प्राइस इंक्रीज़ करता हूँ, टोमेटो की प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल पे कोई असर पड़ेगा? ठीक है जी, अनरिलेटेड गुड्स हैं, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी, तो टोमेटो की प्राइस इंक्रीज़ हुई, पेट्रोल की प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अनरिलेटेड गुड्स हैं। तो आपके पास जो आंसर है क्रॉस इलास्टिसिटी वो ज़ीरो होगी, रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है जी, तो क्रॉस इलास्टिसिटी से रिलेटेड आगे एमसीक्यूज आएंगे, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह एनालिटिकली। नेक्स्ट आपके पास है अ मार्केट सरप्लस अकर। मार्केट में सरप्लस हो गया है जी, तो क्या हुआ जी? ये देखें जी, दिस इज़ योर सप्लाई एंड दिस इज़ योर डिमांड, दिस इज़ योर प्राइस एंड दिस इज़ योर क्वांटिटी। सरप्लस होता है जी हमेशा ऊपर, अगर प्राइस हो P2, उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, तो ये देखें जी, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इसका मतलब ये कि सरप्लस है। सो इसका मतलब है कि आपकी जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ अबव द एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ बिलो द एक्चुअल प्राइस। अब ये आंसर गलत है। ठीक है जी, मार्केट में सरप्लस अकर हुआ है, मार्केट में सरप्लस अकर हुआ है। देखें इस जो कारवान वाले को अल्लाह जो है ना जन्नत नसीब करे। इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ अबव द एक्चुअल प्राइस, यहाँ तो चंदा शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ बिलो द एक्चुअल प्राइस, ये है जी मेरी एक्चुअल प्राइस इज़ P2, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ P1, ये सिचुएशन है। ठीक है जी, तो किताब वालों की गलतियाँ निकालना सीखें, फिर आप इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कॉरपोरेशन एंड पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है जिसके शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सेल हो रहे हो। पब्लिक कॉरपोरेशन होती है जैसे रेलवे है, जैसे वापडा है। ठीक है जी, और उसका काम क्या होता है? वो वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है सोसाइटी की। तो क्या है जी, अभी देख लेते हैं जी। इज़ दैट फार्मर का मतलब वो कहते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कॉरपोरेशन एंड पब्लिक कंपनी इज़ दैट द फार्मर, यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन, मस्ट ऑपरेट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इज ओन्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, मस्ट ऑपरेट इन द प्राइवेट इंटरेस्ट, मस्ट ऑपरेट पब्लिक इंटरेस्ट। वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है जो कि पब्लिक कॉरपोरेशन होती है। नेक्स्ट इज इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग। ठीक है, क्वेश्चन है, इधर नंबरिंग मिटी हुई होगी, हो सकता है आपकी बुक में हो, 17 नंबर MCQ है। तो इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग, तो ये तो इसके लिए तो डायग्राम बनानी पड़ेगी हमें। तो डायग्राम पेशे खिदमत है, यहाँ से यूँ। तो अब आ जाते हैं जी, आपको पता ही है ये डायग्राम तो आप बचपन से ही बनाते आए हैं। दिस इज़ योर MC, ठीक है जी, this is your AVC, this is your AC. MC cuts ATC and AVC from their lowest point। काम की बात ये नहीं है, जो उसने पूछा है ना वो क्या पूछा है। वापस आते हैं उसके पूछी जाने वाली बात पे। तो डायग्राम तो आपको नज़र आ गई, तो ज़रा देखते हैं वो कहता क्या है। इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज़ अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज़ राइजिंग। ओके, मार्जिनल कॉस्ट इज़ अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला पोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट इज़ अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड योर आउटपुट इज़ राइजिंग। ठीक है जी, लिख दूँ? आपने खुद तो कुछ करना नहीं है, चलें जी मैं लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो तो मैं बना रहा हूँ। तो क्या हुआ जी, आप इधर से यहाँ पे हैं, इस सिचुएशन में MC इज़ अबव द AVC व्हेन आउटपुट इज़ राइजिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो क्या हो रहा है,
वो कहता है पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग, यस और नो, यस और नो। एम सी इज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट फॉलिंग। क्यों? क्योंकि उसने भाईजान, ये मेरे से थोड़ी सी डायग्राम गलत बनी है ना, ये तो उसका मिनिमम पॉइंट है। यहाँ से जब मिनिमम पॉइंट के बाद आपकी तो एवीसी राइज करना शुरू हो गई है, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे कारवान वाले को, इसने देखें क्या किया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ फॉलिंग इफ़ एम सी मार्जिनल कॉस्ट इज़ अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज़ राइजिंग, देन एक सिचुएशन दे दी है। ये भी हो सकता है, लेकिन इसने देखे ना स्पेसिफाई नहीं किया कि एम सी इज़ अबव ए वी सी व्हेन आउटपुट इज़ राइजिंग और नॉट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन को, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आगे चलते हैं, इसने क्या कहा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ राइजिंग। नो, इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं, एवरेज ये था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। आंसर यही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। बी ऑप्शन इज योर आंसर। एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग, ओ माय गॉश, ये भी फॉल कर रहा है। दो आंसर हो गए। एवरेज रेवेन्यू इज राइजिंग, एवरेज टोटल रेवेन्यू, वो इसका जिक्र ही नहीं है। तो ऑप्शन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। कहता है इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट at the time when output is rising, then average variable cost is falling। अब सिचुएशन ये है कि इससे क्वेश्चन सही बना नहीं है, या जो कॉपी किया गया है वो ठीक नहीं है। अगर तो मैं जो अपनी लॉजिक कह रहा हूँ आपको, क्योंकि देखें आपको डायग्राम आती है तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर तो मैं ये बात कहता हूँ कि इफ़ एमसी इज़ राइजिंग, वो ये वाला पोर्शन कहता है, तो फिर तो आपके दो आंसर बनते हैं, एक एटीसी फॉल वाला भी बनता है और एक एवीसी राइज वाला भी। लेकिन अगर हम इसके क्वेश्चन को देखें तो वो इसमें ये कहता है कि जी एमसी कॉस्ट इज़ अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वो कहता है ये वाली सिचुएशन है आपके पास, एमसी यहाँ पर है। तो आप बताएं कि एवीसी के साथ क्या हो रहा होगा। तो उसका आंसर ठीक है, यस ठीक है जी, आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो हम आंसर के साथ जाएंगे कौन से, कि अगर एमसी इज़, अगर क्वेश्चन होना चाहिए था यूं, इफ़ एमसी इज़ अबव your AVC, increasing output will lead to what। ठीक है जी, ये यूं मैंने लिखा, इफ MC इज अबव AVC इंक्रीजिंग आउटपुट विल लीड टू डिक्रीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन यूँ बनना चाहिए था, ठीक है, बस किसी गवर्नमेंट कॉलेज के माशाल्लाह बूढ़े से प्रोफेसर ने एमसीक्यू बनाया होगा, या किसी थर्ड क्लास बुक से ये पीपीएससी वालों ने उठा लिया होगा, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन बात ये है कि वो ये कहना चाहता है, अभी मेरे भी गौर करने के बाद, वो ये कहता है कि इफ़ एमसी इज़ अबव द एवीसी एंड आउटपुट इज़ राइजिंग, तो एवीसी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये आपका एक तरह से पूरा टॉपिक कॉस्ट का यानी कि सारे डायग्राम का कवर हो गया, तो इससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास 18 है। अ फर्म में बी कंसीडर टू बी ऑप्टिमम साइज। ऑप्टिमम साइज जो फर्म का होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ उसकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, एटीसी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे होती है। ऑप्शन गिवन है, यस बिल्कुल ठीक है, इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ एट मिनिमम लेवल, ये आंसर ठीक है, ये ऑप्टिमम लेवल होता है फर्म का। नेक्स्ट इज़ द साइज ऑफ द सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल्स, किसके अंदर होते हैं, यानी ब्रांड्स की बात कहाँ पर होगी, मोनोपोली में होगी, प्योर कंपटीशन में होगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होगी, या एक्सेस। अगर यहाँ ओलिगोपोली होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन यहाँ क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि यस, ये तो ओलिगोपोली भी हो सकता है। लेकिन ये है कि क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपके पास ब्रांड्स होती हैं, मैनी सब्सटीट्यूट होते हैं, तो आपके पास आंसर ये होता है। इन जनरल द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर जनरली जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है जी। जैसे जैसे वेज इंक्रीज़ हो रही होती है तो नंबर ऑफ आवर्स जो वो काम कर रहा है 6, 8, 10, ये सप्लाई ऑफ लेबर पॉजिटिव होती है। बैकवर्ड बेंडिंग भी होती है आफ्टर सर्टन पॉइंट, ठीक है जी। तो आप जब सब्सटीट्यूट करते हैं लेयर को इनकम के साथ, ठीक है जी, लेयर को सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं विद वर्क, और जब आपकी वेज एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाती है। लेकिन जनरली ये पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोपिंग होती है, तो इस वजह से ये
आपके पास आंसर ए है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है जी 21, द सप्लाई कर्व ऑफ कम्पिटेटिव, ये कंपोजिट लिखा हुआ है, ये उसकी बुक वाले की मिस्टेक है। द सप्लाई कर्व ऑफ कम्पिटेटिव फर्म, बेसिकली लिखना चाहिए था शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म। एमसी कर्व जो होता है ना, वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म होता है। देखें वो ये इस तरीके से आप बनाते थे, ए आर इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। यहाँ पे आप बनाते हैं ए वी सी, ठीक है जी। तो जो अब ये अब मैं एक और प्राइस बना देता हूँ, ये मैं एक और बना देता हूँ, तो ये आपके पास है बेसिकली एमसी कर्व, ठीक है। एमसी कर्व का वो पोर्शन जो ए वी सी से ऊपर ऊपर होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म, ठीक है जी। तो अगर आप इसको अब आप एक्सट्रैक्ट करें तो ये आपके पास P1 है, ये P2 है, ये P3 है। इसको अगर आप स्पेसिफिकली साइड पे बनाते हैं तो ये P1 P2 P3, तो ये बिल्कुल MC कर्व सप्लाई कर्व की ही इंडिकेशन आपको दे रहा है। दैट्स वाई MC इज़ द आंसर, MC कर्व अबव द ABC इज़ योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मैंने आपको ना एक वीडियो मैंने अपलोड की थी रिसेंटली, वो थी अबाउट सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटी से हवाले से, मार्केट फेलियर के हवाले से। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आंसर आपका ये बनता है कि व्हेन योर सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तो वो आपके पास आंसर बनता है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब यहाँ भी आंसर गलत है, सी ऑप्शन इज 100% ट्रू, ठीक है जी, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है जी। ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी आपका प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। T1 T2 टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई, आपका प्रोडक्शन फंक्शन मोर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जनाब आप देख सकते हैं जाके, सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर भी ये गिवन है, ठीक है जी। और नेक्स्ट इज़ योर नेक्स्ट MCQ जो मैंने सिलेक्ट किया है वो आपके लिए है नेक्स्ट पेज पे, और वो है जी ये बिग पुश थ्योरी के बारे में ना 2 पेपर्स में आया, 2011 के पेपर में भी आया, 2015 के पेपर में भी आया जी। बिग पुश इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिलेटिवली सक्सेसफुल। अब हुआ ये कि अगर आप चेक करें तो आपको कहीं से इतना नेट से भी सोर्स नहीं मिलेगा कि साउथ कोरिया है, रशिया है, चाइना है। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पेपर बनाने वाला माशाल्लाह है जो, उसने किसी बुक से उठाया, किस बुक से, बटी से या कारवान से या डोगर से, ये MCQs को उठा के इस पेपर में डाला। अब वो जो नेक शहजादा था जिसने ये मतलब MCQ डाला डोगर की बुक में या कारवान या भट्टी की बुक के अंदर, उसने नेट से उठाया होगा कहीं से, वहाँ पर कोई केस स्टडी डिस्कस हुआ होगा। लेकिन ये है कि दोनों बुक्स में या दोनों पेपर्स में जहाँ पर मुझे आंसर नज़र आया तो वो साउथ कोरिया ही नज़र आया, ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो पेपर बनाने वाला होता है जब वो भी की बना के देता है तो उसने भी वही की बना के दी होगी जो बुक वाले ने बना के दी है। सो दोनों जो है ना वो शामिल हैं इस माशाल्लाह नेकी में। तो साउथ कोरिया ये ऑप्शन मुझे 2-3 सोर्सेज से पता चली है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी इज़ लॉ ऑफ, ठीक है जी। ग्रेशम का जो लॉ है ना, ग्रेशम का लॉ क्या है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। यानी कि अगर आज आप गोल्ड के सिक्के जो है ना कोइंस मार्केट में फ्लोट करें और मार्केट में सिल्वर के कॉइन्स ऑलरेडी मौजूद हो, तो लोग गोल्ड के कॉइन्स को ना क्या करेंगे, वो अपने पास रख लेंगे और क्या होगा कि सिल्वर के कॉइन्स ही सर्कुलेट करते रहेंगे। ये ग्रेशम ने जो है ना ये लॉ पेश किया था। ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQ है, अक्सर ही पेपर्स के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ ऑप्शन ही नहीं दी हुई, क्या है जी, मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये वॉकर ने कहा, ठीक है जी। तो ये वॉकर ने कहा है, आप जहाँ से भी सर्च करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी उसका नाम नहीं है। तो ये क्या है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। तो ये किसने कहा, मनी इज़ व्हाट मनी डज, नॉट व्हाट इट इज़ रिटन बाय, ठीक है जी। तो ये आपके पास वॉकर का मेन डेफिनेशन उसकी है। तो इसने इधर जहाँ पर जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो ग्रेशम दी हुई है, ग्रेशम तो है ही नहीं, ग्रेशम तो ऊपर था। अच्छा दी, मनी एल्यूजन। मनी एल्यूजन क्या होता है, मनी एल्यूजन ये होता है कि जब बेसिकली आपको नॉमिनल वेरिएबल जो है ना वो धोखा दें, बिल्कुल ऐसे सिग्नल्स दें जो कि मतलब एल्यूजन क्रिएट करें। लाइक अगर आपकी ना फॉर एग्जांपल आपकी वेज बढ़ जाए ना, आप नॉमिनल वेज को देखें, अच्छा जी सैलरी बढ़ गई मेरी 20,000 से 30,000 हो गई है सैलरी, अच्छा वाकई बड़ी बात है जी। आप कहें कि जी मेरी तो नॉमिनल जो वेज बढ़ गई, उसी से आप कहें कि नहीं जी मेरी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई, और विदाउट कंसिडरिंग द प्राइस लेवल आपकी हो सकता है कि रियल वेज परचेजिंग पावर फॉल कर गई हो। तो बताने का जो मकसद है, मनी इल्यूजन आता है जी नॉमिनल वेरिएबल्स की वजह से, ठीक है जी। रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं और डिसीजंस आपके हो जाते हैं रॉन्ग, जैसे हुआ था मॉनेटरिस्ट के बेचारे वर्कर्स के साथ फिलिप्स कर्व में शॉर्ट रन में, ठीक है जी। तो लॉन्ग रन में उन्हें अकल आ गई थी। तो ये हो गया जी आपके पास फिशर्स वर्जन फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फॉल्स एम्पिरिकली बिकॉज इट्स अजम्पशंस आर
फिशर वर्जन फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। फिशर वर्जन क्या था, एम वी इज इक्वल टू पी वाई या पी टी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस होती हैं, हर मॉडल की अनरियलिस्टिक होती हैं, इस वजह से फ्लॉप हो जाता है। द बेसिक एल एम आई एस एल एम मॉडल जो है वो हिक्स ने पेश किया, इधर हुक्स लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, केन्स ने नहीं किया, इसलिए ये तो नहीं हो सकती ऑप्शन। इट इज़ ऑफन रिकग्नाइज दैट इनकम मयर्ड बाय, ये तो छोड़ दें स्टैटिस्टिक का, ये इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, देखें बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बताऊं ना अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करूं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आप जस्ट कंसीडर कर रहे होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है जी। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, रॉ मटेरियल के ऊपर, वेजेस के ऊपर, आपके एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये आपके पास। अकाउंटिंग प्रॉफिट में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आपने करना ये होता है कि रेवेन्यू में से आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर रहे होते हैं। और जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट में ये होता है कि आप क्या करते हैं, रेवेन्यू में से माइनस करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, आईसी भी। तो ये दोनों चीज़ें होती है, तो इस वजह से आपके पास आंसर जो बनता है वो बनता है, किधर गया, ये है जी इम्प्लिसिट कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके जी, क्विकली मूव टू द नेक्स्ट MCQ इज एन इकोनॉमिक मॉडल डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। देखिए बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरी इसके ऊपर डिबेट भी हुई है और वो कहते हैं नहीं जी ये आंसर जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, किताब वाला सही है, सच्चा है। देखें एन इकोनॉमिक मॉडल डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी का बता रहा है, पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी की नहीं बता रहा है। जब वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो ये बताया जा रहा होता है कि देखें जी इकोनॉमी में जो जीडीपी है वो अफेक्ट हो रही होती है जी, किस किस चीज़ से, एजुकेशन से अफेक्ट हो रही है, हेल्थ से अफेक्ट हो रही है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट हो रही है। अच्छा जी, जीडीपी जो है वो आपकी अफेक्ट होती है माइग्रेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल ब्रेन ड्रेन्स की वजह से अफेक्ट हो रही होती है, और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से होती है, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट कर रही होती है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी की वजह से हो रही होती है। तो ये तो फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये फंक्शन है कि दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर अफेक्टिंग योर जीडीपी, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल। तो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है जी, और वो किसी भी इकोनॉमी के बारे में बता रहे होते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो अप एंड डाउन क्यों हो रही है, ठीक है जी। एन इकोनॉमिक मॉडल डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप। अब कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक पोजीशन नहीं, मैं जाता हूँ, मैं पर्सनली अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं जाता फंक्शनल रिलेशनशिप के साथ। क्यों, क्योंकि वो कंसिस्ट ऑफ दीज फंक्शंस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट, ऐसे ही ये डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि मैंने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। प्राइस मैकेनिज्म हैज़ आल्सो गिवन द नेम ऑफ व्हाट, प्राइस सिस्टम, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस सिस्टम, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉब-वेब मॉडल विल डाइवर्ज फ्रॉम द, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो रिपीटेडली आ रहा होता है, तो कॉब-वेब बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, ऑप्शन पे छुड़वा दिया जाता है, ठीक है, और मैं आपको करवा देता हूँ। अभी करते हैं जी डायग्राम में। अच्छा, तो कॉब-वेब मॉडल के ना दो केसेस होते हैं। एक डाइवर्जेंट केस होता है कि जब आप अपने इक्विलिब्रियम प्राइस से ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से डाइवर्ज कर जाएं, दूर निकल जाएं। फॉर एग्जांपल प्राइस P1 है और किसी वजह से P2 हो जाए, तो क्या होगा कि आपके पास ये फ्लक्चुएशंस क्रिएट होंगी और आप इक्विलिब्रियम से फॉर एग्जांपल मूव करते चले जाएंगे, अवे हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट मॉडल। लेकिन ये कब होता है, वो पूछता है आपसे, जब आपकी सप्लाई इलास्टिक हो, यानी फ्लैटर है, देखें ज़रा, स्टीपर आपके पास डिमांड कर्व है, ठीक है जी। तो क्या होता है आपके पास, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, when elasticity of supply is greater than elasticity demand, your supply is more elastic than demand, तो आपका केस डाइवर्जेंट होगा कॉब वेब का। और कन्वर्जेंट कब होगा, हो सकता है कन्वर्जेंट पूछ ले आपसे, तो जब आपका डिमांड ये होगी, सप्लाई ये होगी। अब आप सिचुएशन देखें, ये आपके पास इनिशियल प्राइस है, ये आपके पास इनिशियल क्वांटिटी है, सो चेक इट, क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हुई P1 से P2, ये सिचुएशन क्रिएट हुई जी, ठीक है जी। सप्लाई ग्रेटर हुई डिमांड से और ये सिचुएशन हुई, एंड देन दिस सिचुएशन हुई, ये यहाँ से ये, एंड दिस, ये क्या हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन कन्वर्ज हो रही है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ रहे हैं। कब, व्हेन योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये दो बातें ही तो आपने याद करनी है, ठीक है जी। वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा, इस बात को समझ लेना आपने। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एंगल कर्व, एंजल कर्व। एंजल कर्व इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग, और उसके साथ इनकम का रिलेशनशिप। बेसिकली होता ये था, ये याद होगा आपको, दिस इज़ योर बजट लाइन, ठीक है जी, और जी दिस इज़ योर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होती चली।
अपवर्ड शिफ्ट होती चली जाती है। ये जो अगर दोनों प्रोडक्ट्स एक्स और वाई अगर आपके पास नॉर्मल है तो यू विल मूव ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व। दिस इज योर एंगल कर्व, शो कर रहा है कि एज योर इनकम इंक्रीज यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स मोर ऑफ वाई। ठीक है जी, तो ये रिलेशनशिप जो है ये एंगल कर्व शो करता है कंजम्पशन का इनकम के साथ। तो आंसर तो गलत आ गया ऑप्शन बुक वाले ने, तो फिर ब्लंडर कर दिया। इसके लिए नेकी कर सकते हैं कि अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे। क्या कहता है, एंगल कर्व शोज हाउ कमोडिटीज कंजम्पशन रेट डिफर एट वेरियस लेवल्स ऑफ कंजम्पशन। वाह कमाल है, ऊपर कंजम्पशन की बात पूछ रही है, कंजम्पशन रेट डिफर विद द लेवल ऑफ इनकम। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आ गई जी, समल्सन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बेसिकली दो गुड्स की डिस्कशन करती है। ठीक है जी, तीन की हो नहीं सकती है, इसलिए दो की बात हो रही है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन 44, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द हाइपरबोला। ठीक है जी, तो हाइपरबोला क्या होता है जी, ये बेचारा हाइपरबोला होता है, ये बहुत ही भोला होता है। दिस इज योर डिमांड कर्व, हाइपरबोला डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इसके हर पॉइंट पे ए पे बी पे सी पे हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। याद कर लें, बिल्कुल ऐसे याद रख लें। ठीक है जी, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखी हुई है। ठीक है जी, असली वाली। तो क्या इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है हर पॉइंट पे हाइपरबोला डिमांड कर्व। आगे चलते हैं जी, सेम रिमेन द सेम ऑन द डिमांड कर्व। या तो ये इधर आंसर तो सेम आ गया, ये आंसर तो है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है हर पॉइंट पे। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज योर एमसीक्यू नंबर 50। तो मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ आज की इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू, डंपिंग एट इंटरनेशनल लेवल या डिस्क्रिमिनेशन। एमसीक्यू बनाने वाले ने माशाल्लाह या टाइप करने वाले ने कोई एक लफ्ज़ जो है ना वो हज़म कर लिया, खा लिया। तो डंपिंग एट इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली होता है ये कि डंपिंग होती है इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड डंपिंग व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एट ए हायर प्राइस इन योर लोकल मार्केट एंड एट ए लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट। तो प्राइस की तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, करता कौन है, मोनोपोलिस्ट। आंसर इज मोनोपोली। ओलिगोपोलिस्ट नहीं करता, डोपोलिस्ट नहीं करता, नन ऑफ दिस नहीं करता। सो मोनोपोली इज योर आंसर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो के लिए वीडियो यहाँ पर इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर नंबर 2015 कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वाली जो वीडियो है ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो बुक में माशाल्लाह पेपर पास पेपर दे देते हैं, जो जो ये करता है खुश होकर देखें जी टिक लगे हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं, ये वाली किताब ज़रूर लेना अज़रा। तो वो बेचारी अज़रा फ़ेल हो जाती है। क्यों फ़ेल हो जाती है वो बेचारी, ये वाले आंसरों को रट्टा लगा के ना। तो मैंने इसी वजह से इसको डिस्कशन की है। आगे भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चले कि सर ने नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने हैं। 2011 भी, 2015 भी, 13 भी, 17 भी, 4 पेपर्स मैंने डिस्कस करने हैं। 8 वीडियोज़ मेरी इसके ऊपर आएंगी इसी वीक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।